जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग फिर से एक बार बात करने वाले जुबिन दा के बारे में। आज से 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक जुबिन दा के ऊपर वीडियो बनाए थे, लेकिन उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जुबिन दा की जो फ्यूनरल हुआ था ज़्यादातर उसके बारे में हम लोगों ने बात किए थे। कैसे उनकी डेथ हुआ, फिर कैसे असम के लोग उनके डेथ पे इमोशनल हो गए थे, कैसे सारे लोग रास्ते पे उतर आए थे, कैसे उनको रिसीव किया गया, ये सारे चीज़ को लेके हम उस दिन बात किए थे। कैसे उनका जो अंतिम क्रिया है उसको कैसे संपन्न किया गया, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम पहले वाले वीडियो में बात किए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुबिन दा के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे उनका स्कूलिंग, उसके बाद म्यूज़िकल जो जर्नी है वो कैसे हुआ, फिर कैसे लोगों के साथ वो एज ए सिंगर जुड़ता गया, उसके बाद उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, असम के लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है। जब भी असम के ऊपर मुसीबत आया, फ्लड आए, असम के लोगों को रिलीफ देने के लिए उनकी क्या क्या कोशिश रही, और उनके ज़िंदगी का फ़िलोसफी क्या है, उनका सोच क्या था, पॉलिटिक्स के ऊपर उनका सोच क्या था, असम को डेवलपमेंट कैसे किया जाए उनके ऊपर उनका क्या व्यूज़ था, इन सारे चीज़ों को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जुबिन दा की बचपन के बारे में, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता के बारे में, उनके फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले उनका जो नाम था, उनका हम लोग उनको जुबिन दा के नाम से जानते हैं कि जुबिन दा के नाम से वो फेमस है, और ज़्यादातर लोग उनको जुबिन गर्ग ये नाम से जानते हैं। लेकिन उनका जो बर्थ नेम था वो था जुबिन बोटठाकुर, मतलब उनको जो टाइटल मिला था अपने बाबा से वो था जुबिन बोटठाकुर। और उनका जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर 1972 उनका जन्म हुआ था। 1972 18 नवंबर। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? हुआ था, ऐसे तो वो असमीज ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से आते थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था मेघालय में, जो कि असम के ठीक नीचे एक स्टेट है भारत के अंदर, जहाँ पे उसको मेघालय के अंदर, वही मेघालय के अंदर तुरा करके एक जगह है, तो उसी जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनके माँ का नाम था इली बोटठाकुर, जो कि एक सिंगर थी। उनकी माँ भी एक सिंगर थी, और उनका जो सिंगिंग का जर्नी है जो बचपन से शुरू हुआ था, 3 साल की उम्र से, वो इनके हाथ पकड़ के ही शुरू हुआ था। उनके माँ ही उनको गाना, पहली बार उनके कैसे गाते हैं, गाना कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये जो इसका जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग जुबिन दा को उनके माँ से मिला था। फिर उनका बाबा, जिनके नाम है मोहिनी मोहन बोटठाकुर, ये असम के अंदर एक सिविल सर्वेंट थे, एक मैजिस्ट्रेट थे, और इसके साथ एक लिरिसिस्ट और पोएट भी थे। इनको ये कभी भी थे, वो गाना भी लिखते थे, यानी इनके जुबिन दा की माँ थे सिंगर और बाबा थे एक लिरिसिस्ट और पोएट। तो गाना लिखना, गाने को समझना, उसको कैसे गाया जाता है, उसके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारे जो चीज़ है, ये बचपन से ही ये सारी चीज़ वो बचपन से देख के बड़ा हुआ। तो जो सिंगिंग का जो टैलेंट है, सिंगिंग का जो इच्छा, जो चाहत है, ये उनको अपने पेरेंट्स से ही बचपन से ही मिल गया था। अब क्या बाद में उन्होंने क्या किया, वो जब बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने नाम के साथ जो उनका एक्चुअली जो असम के ब्राह्मण लोग होते हैं, उनका एक गोत्र होता है जो गढ़ गोत्र बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो टाइटल था बोटठाकुर, इसके जगह पे वो ये गर्ग जो गोत्र है इसको यूज़ करने लगा। तो इसीलिए उनका नाम बाद में पड़ गया क्या, जुबिन गर्ग। तो इसी नाम से वो भारत के अंदर और वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। अच्छा, ये हो गया उनका जुबिन गर्ग जो टाइटल कैसे आया उनका, बोटठाकुर से गर्ग कैसे बना, ये कहानी। अब उनके फैमिली के अंदर माँ थे, बाबा थे, और एक उनका बहन थी, क्योंकि बाद में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ और उनका बहन की देहांत हो गया था। तो इसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। तो उनकी बहन की नाम थी जोंकी बोटठाकुर, जो कि ये उनकी जो बहन है जोंकी बोटठाकुर, ये जुबिन दा जैसे ही टैलेंटेड थे। जुबिन दा और इनके बहन ये दोनों मिलके बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस असम के अंदर पहले किए थे, और 2002 से पहले बहुत सारे ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस असम के अंदर ये दोनों मिलके किए थे। तो इन दोनों, ये जुबिन दा और उनके बहन पहले से ही असम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक फेमस आर्टिस्ट बन के पहले ही उभर चुके थे।
और जुबिन दा के साथ उनका बहन का बॉन्डिंग बहुत ही खूबसूरत था और जुबिन दा अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब आते हैं हम जुबिन दा की जो एडुकेशन और म्यूज़िक के बारे में, उनका एडुकेशन कैसे आगे बढ़ा और म्यूज़िक का एडुकेशन कैसे उनको हासिल हुई। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं उनके माँ थे एक सिंगर। तो जुबिन दा ने अपने 3 साल की उम्र से ही, जब उनका एज 3 साल था, उसी टाइम से उन्होंने बेसिक म्यूज़िक के बारे में जो लर्निंग है वो अपना माँ से पाना उनका शुरू हो गया था। वो 3 साल की उम्र से ही अपने माँ के साथ गाना बजाना सीखने लगे थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तबला होता है, तबले के ऊपर जो आर्ली जो ट्रेनिंग हुआ था उनका, वो उन्होंने पंडित रवीन बैनर्जी से लिया था। उनमें वो तबले के ऊपर उनका लगभग 11 साल का ट्रेनिंग लिया उन्होंने तबला सीखा 11 साल तक। वो पंडित रवीन बैनर्जी से उन्होंने तबले का जो तालीम है वो लिया। फिर क्या, उन्होंने देखिए उनका बाबा एक सिविल सर्वेंट थे असम के अंदर। तो उनके बाबा की ट्रांसफ़र होता रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो बचपन में उसका जो स्कूलिंग है वो कभी असम के अंदर एक जगह पे हुआ नहीं। वो बहुत सारे जगह पे जहाँ जहाँ उनका बाबा का ट्रांसफ़र हुआ उनके साथ वो भी चले गए और वहाँ पे जाके उनका स्कूलिंग कंटिन्यू होता गया। तो वो जैसे गुवाहाटी के अंदर भी थे वैसे जोरहाट के अंदर भी थे। जोरहाट तमालपुर ये सारे जगह पे उनका बाबा का पोस्टिंग भी हुआ, उनके साथ वो भी गए। तो उन्होंने उनका जो मैट्रिकुलेशन जो एग्ज़ाम है, यानी माध्यमिक जिसको बोलते हैं, जो सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है, क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम उन्होंने तमालपुर हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वहाँ से कंप्लीट किया, वहाँ से पास किया। उसके बाद उन्होंने हायर सेकेंडरी, जिसको हम HS बोलते हैं, ये जो HS का जो स्टडी है, जो साइंस के ऊपर उन्होंने किया था, वो कहाँ से किया था, JB कॉलेज और करीमगंज कॉलेज से उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम है, यानी 12th का जो एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट किया, पास किया। उसके बाद उन्होंने BSc शुरू किया, BSc कोर्स में एडमिशन लिया। वो B बड़ुआ कॉलेज में उन्होंने BSc का एडमिशन लिया। लेकिन कोर्स ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने BSc का कोर्स छोड़ दिया। और उनके कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि उनको समझ में आ गया उनको आगे जाके एक फेमस सिंगर ही बनना है। तो उन्होंने अपना पढ़ाई बीच रास्ते में छोड़ के एक फुल्ली डेडिकेटेड म्यूजिशियन बनने की राह पे चल पड़े थे। उन्होंने सोचा कि मुझे आगे जाके जब एक फुल फ्लेजेड और फेमस सिंगर बनना ही है तो हम पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ के उन्होंने ड्रॉप आउट करके पूरा फोकस उनका म्यूज़िक पे चला गया। ये हो गया उनका म्यूज़िक एडुकेशन और म्यूज़िक का जर्नी, मतलब कैसे म्यूज़िक का जर्नी उनका शुरू हुआ। ये सीखने का जर्नी में बोल रहा हूँ, लेकिन उनका गाना गाने का जर्नी और 30 साल का करियर है उनका। और 30 साल के करियर के अंदर उन्होंने 40 भाषाओं के ऊपर गाना गाए और लगभग 38 से 40 हज़ार गाना, एग्जैक्ट अभी ये फिगर कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन उनका अगर टोटल जितना गाना उन्होंने गाए हैं, मतलब असमीज़ लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में और बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है, ऊपर से मराठी, साउथ इंडिया में जितना भी भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सारे भाषाओं में उनका जितना गाना है, उन सारे गाने की अगर जोड़ ले तो संख्या लगभग 38,000 के आसपास हो जाता है। तो ये है उनका म्यूज़िकल करियर। देखिए उनका फैमिली मेम्बर के बारे में हम लोगों ने जान लिए कि उनका माँ एक सिंगर थी, बाबा एक सिविल सर्वेंट के साथ थी, एक पोएट और एक लिरिसिस्ट भी थी। उनका बहन जो थी जोंकी बौद्ध ठाकुर, वो भी एक जुबिन दा की तरह टैलेंटेड सिंगर थी। और उनका जो एडुकेशन है, उनका जो पढ़ाई है, वो आसाम के बहुत सारे जगह पे हुआ। और BSc करते करते उन्होंने कॉलेज छोड़ के ड्रॉप आउट लेते हुए उन्होंने म्यूज़िक के रास्ते पे चल पड़े और एक टोटली डेडिकेटेड फुल्ली फेमस सिंगर बनने की राहों पे चल पड़े थे। तो बीच में 2002 में देखिए उनका जो पहला असम के अंदर उनका जो पहला एल्बम आया था वो 1992 में आया था। उसके बाद उनका जो नाम है असम के अंदर एकदम चारों ओर फैल गया था कि जुबिन गर्ग करके एक बहुत बढ़िया सिंगर आया है। वो
1992 से 2002 तक असम के अंदर वो फेमस हो चुके थे। और उनके साथ उनका बहन जोंकी बोराठाकुर, ये दोनों एक साथ फेमस हुए थे क्योंकि असम के अंदर बहुत सारे स्टेज फंक्शन, स्टेज शो इन दोनों एक साथ करते थे। तो इसीलिए असम के अंदर जैसे जुबिन दा भी फेमस थे 1992 के बाद से, उनके साथ स्टेज शो करते करते उनका बहन जोंकी बोराठाकुर ये भी फेमस हो चुकी थी। लेकिन 2002 में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है। क्या एक्सीडेंट होता है? उनका जो सिस्टर थी जोंकी बोराठाकुर, उनका एक कार एक्सीडेंट होता है और कार एक्सीडेंट के चलते हुए उनका देहांत हो जाता है। तो अब ये जो फ़ोटो है ये है उनके, ये है जुबिन दा और उनके बहन। और यहाँ पे ये जो उनका बचपन के फ़ोटो है, ये है जुबिन दा, उनकी बहन, ये उनके बाबा, ये उनके बहन, ये जुबिन दा और ये उनके माँ। तो ये था उनकी फैमिली। तो 2002 में ये एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रेजिक एक्सीडेंट के चलते हुए उनकी जोंकी बोराठाकुर यानी जुबिन दा की बहन की उनकी देहांत हो गया। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये जुबिन दा को बहुत ज़्यादा दर्द दिया, क्योंकि उनके बहन के साथ जुबिन दा का एक अलग ही बॉन्डिंग था, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल के टैलेंट थे। और जो सिंगिंग, जो गाना, जो म्यूज़िक को जितना जुबिन दा समझते थे उतना ही ये उनके बहन जोंकी बोराठाकुर भी समझती थी। तो इन दोनों के बीच में म्यूज़िक के लेके एक अलग ही बॉन्डिंग बन गया था। लेकिन ये जब ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ इसके बाद ये जुबिन दा अंदर से ही टूट गए थे, क्योंकि उनका जो प्यारी बहन थी जिनके साथ उनका स्टेज शो बहुत सारे फेमस हो चुका था, तो वो उनके साथ छोड़ के चली गई थी। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि ये एक्सीडेंट जब हुआ, जिस गाड़ी के अंदर जुबिन दा की बहन थी, एक्चुअली उस गाड़ी के अंदर जुबिन दा को होना था, क्योंकि वो दोनों एक ही परफॉर्मेंस, एक ही स्टेज शो करने जा रहे थे। तो जुबिन दा जिस गाड़ी में थे और जोंकी बोराठाकुर जिस गाड़ी में थे, वे दोनों जो गाड़ी में थे वो कुछ देर पहले जुबिन दा ने ये गाड़ी इंटरचेंज किया था। यानी जो गाड़ी के अंदर जुबिन दा की बहन थी उसके अंदर जुबिन दा आ गए थे और जुबिन दा का जो गाड़ी था वो गाड़ी जोंकी बोराठाकुर को दे दिया गया था। और बाद में वही गाड़ी, जिस गाड़ी में जुबिन दा को होना था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जुबिन दा की जगह पे थे उनकी बहन। तो ये जो इंसिडेंट हुआ तो ये जुबिन दा को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता गया कि ये मौत उनके लिए था, उनके बहन के लिए नहीं था। तो उनके वजह से उनकी बहन की मौत हुई, तो ये सोच उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। तो अब हम धीरे धीरे करके, तो ये ट्रेजिक एक्सीडेंट जो जुबिन दा की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था, ये 2002 में उनके साथ हुआ। फिर देखिए, हम पहले ही बोल दिए थे 1992 में पहली बार जो म्यूज़िक और फिल्म का जो करियर है वो शुरू होता है जुबिन दा का 1992 में। 1992 में उनका पहला जो असमीज़ एल्बम है वो रिलीज़ हो चुका था। उस एल्बम का नाम क्या था? उस एल्बम का नाम था अनामिका। तो ये जो एल्बम रिलीज़ हुआ, इसके बाद इस एल्बम के अंदर जो हर एक गाना असम के लोगों की, नॉर्थ ईस्ट लोगों की दिल को छू लिया। तो इसीलिए इस एल्बम के साथ ही जुबिन दा असम के अंदर फेमस होने लगे थे। फिर उसके बाद बॉलीवुड के अंदर यानी पूरे देश के सामने वो प्रेजेंट हुए। 2006 में एक फिल्म आया था बॉलीवुड के अंदर, गैंगस्टर करके, उसमें या अली करके एक गाना था। तो वो गाना उस टाइम देश का एक नेशनल एंथम टाइप बन गया था। तो 2006 में सारे भारत के लोग जुबिन दा कौन है उनको जाना, उनको पहचाना। लेकिन ये 2006 से पहले 1992 से 2006 तक ये टाइम के अंदर जुबिन दा एक रीजनल सुपरस्टार बन ही गए थे असम के अंदर, और पूरे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के रीजन के अंदर उनको जुबिन दा के नाम पे वो फेमस हो चुके थे। जब वो बॉलीवुड के अंदर फेमस हुए, उससे पहले ही वो असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके थे। तो इसीलिए वो जब बॉलीवुड में गए तो वो कभी पहले बॉलीवुड के ऊपर डिपेंडेंट था ही नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में वो गए थे अपनी दुनिया के और भारत के अंदर उनका पहचान बनाने। वो बॉलीवुड में इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ जाके गाना गा के वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये सोच उनका कभी था ही नहीं, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में पैसों के लिए गाना गाया ही नहीं। तो इसीलिए वो बॉलीवुड में रहा नहीं, बॉलीवुड के अंदर वो गाना गाता गया।
लेकिन वो कभी भी बॉम्बे के अंदर अपना घर लेके बस नहीं गया। वो हमेशा असम के अंदर ही रहते थे और जब गाना गाने बॉलीवुड जाना होता था वो गा के फिर असम लौट जाते थे। उसके बाद उन्होंने 1992 में उसका पहला एल्बम रिलीज़ हुआ। 2006 में या अली गाना रिलीज़ हुआ जो कि पूरे भारत के अंदर और दुनिया के अंदर उनको अलग पहचान दिया। और इसके बीच में उन्होंने टोटल 40 लैंग्वेज के अंदर गाना गाए। उनमें से हमने पहले ही बोल दिए थे असमीज़, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, नेपाली, बोडो, करबी और जो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि जो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें शायद 500-600 लोग बात करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर भी उन लोगों के लिए गाना बनाया है। तो इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक इंसान के दिल में बस गया था, क्योंकि जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है, जिनके बारे में कोई, अब म्यूज़िक तो छोड़ दो, जिनके बारे में बेसिक लेवल पे कोई नहीं सोचता, उन सारे ट्राइबल लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, उन्होंने गाना गाया। उनके दिल का जो आवाज़ है वो गाने के माध्यम से दुनिया के सामने वो लाए। तो इसीलिए वो ऐसे गाने के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक लोगों के साथ वो जुड़ता गया। फिर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उनको वो एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, यानी उनको जैसे कि वो तबले का ट्रेनिंग 11 साल तक लिया। तबले के ऊपर वो उनका अलग ही कंट्रोल था। उसके साथ ही वो तबला छोड़ के भी हारमोनियम, गिटार, मैंडोलिन, ड्रम्स, ये सारे चीज़ उनको बजाना उनको आता था। और वो सिर्फ बॉलीवुड का गाना या तो आसामीज़ लैंग्वेज का गाना ऐसे नहीं था, उनका बस मॉडर्न गाना यो गाते थे ऐसे नहीं था। उनका फोक सॉन्ग के ऊपर क्लासिकल, पॉप, फिल्मी, रॉक, सारे गानों को उनको गाना आता था। और हर एक गान को एक साथ ब्लेंड करके कैसे नए म्यूज़िक को जन्म दिया जाता है, इसके ऊपर उनका अलग ही टैलेंट था। तो ये सारे चीज़ करते हुए वो उनका, अगर हम पूरा का पूरा करियर देखें, 30 साल का अगर करियर देखें, तो उन करियर के अंदर उन्होंने लगभग 38,000 गाना गा दिए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 40 भाषाओं में गाना गाना, उसके बाद टोटल 30 साल की करियर में 38,000 गाना गाना, ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और ऐसा भी दिन गया कि वो एक ही दिन में 36 गाना रिकॉर्ड किए अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये सारे रिकॉर्ड उनके नाम पे पहले से ही था। और उनका ये सिंगिंग छोड़ के भी एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और कंपोजिशन, इन सारे चीज़ों में वो ऊपर उनका टैलेंट था और इनके ऊपर वो काम भी करते थे। और इनका बहुत सारे मूवी आसामीज़ लैंग्वेज में रिलीज़ भी हुआ था। तो सिंगिंग के साथ ये एक एक्टर भी थे, एक फिल्म प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर, कंपोज़र और लिरिसिस्ट भी थे। तो एक तरीके के मान लीजिए जुबिन दा जो थे वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। वो एक सुपरस्टार था, लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर उनका जो स्टारडम है उसको हावी होने नहीं दिया। वो सुपरस्टार होके भी एक आम इंसान की तरह आम इंसानों के साथ मिल के रहे। वो कभी भी खुद को, दुनिया को ये बोलने की कोशिश नहीं किया कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मेरा अलग ही ऑनर है, मैं अलग रहना चाहता हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ, ये वो कभी नहीं बोला। वो हमेशा लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ मिल के रहे, लोगों के बात करते रहे और लोगों के लिए गाना गाते रहे और उनके लिए एक्टिंग भी करते रहे। उनके हर एक गाना, हर एक फिल्म, हर एक लिरिस्ट, हर एक पोएम, हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बस नॉर्थ ईस्ट और असम की बात करता गया। इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट और असम, स्पेशली असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और बंगाल रीजन के अंदर इतना फेमस हो गए थे। अब देखते हैं उनको रिकॉग्निशन कहाँ से मिला। देखिए, रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंस, ये तो सब सही है। रिकॉग्निशन उनको, देखिए, वो तो असम के अंदर उनका रिकॉग्निशन था ही, क्योंकि एक एज ए सिंगर, एज ए सुपरस्टार वो असम के अंदर फेमस हो चुके थे, असम और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम छोड़ के जितना भी स्टेट है, उन हर एक स्टेट का जो लैंग्वेज है उस स्टेट का लैंग्वेज में गाना गाए। और उन सारे स्टेट के अंदर जो ट्राइबल लैंग्वेज है उन सारे लैंग्वेज के ऊपर भी उन्होंने गाना गाए। फिर क्या हुआ, फिर ये जो असम का जो म्यूज़िक है, नॉर्थ ईस्ट का जो म्यूज़िक है, इसको पूरे भारत के अंदर फैलाना और दुनिया के अंदर फैलाना, ये जो काम था, ये काम जुबिन दा ने बखूबी निभाया। उन्होंने असम की जो म्यूज़िक है, असम की जो क्लासिकल और जो फोक म्यूज़िक है, उन सारे, और नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल म्यूज़िक है, इन सारे म्यूज़िक को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और असम की बात, नॉर्थ ईस्ट की बात दुनिया के सामने रखी।
और उनका म्यूज़िक का आसामीज़ म्यूज़िक और नॉर्थ ईस्टर्न म्यूज़िक कितना रिच है, कल्चरली कितना रिच है, ये सारे चीज़ दुनिया को उन्होंने समझाया। इसीलिए आसाम के रीजनल म्यूज़िक जो था उसको एक तरीके का मेन स्ट्रीम इंडियन म्यूज़िक में लाने का काम जुबिन दा ने किया। इसीलिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके हमेशा आभारी रहेंगे। उनका हर एक गाना जो कि इमोशनली कनेक्ट करता है, उनका हर एक गाना जो इमोशनली असम के लोगों को, असम के लोगों के दिलों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और उनका जो आउटस्पोकन जो नेचर है सोशल इश्यूज़ के ऊपर, देखिए वो एक आउटस्पोकन पर्सन था, मतलब वो उनको जो चीज़ पसंद नहीं आता था वो सीधा मुंह पे बोल देते थे। वो ऐसा नहीं कि सामने वाला क्या समझेगा, क्या उसको लगेगा, उसको बुरा लगे कि ना लगे, ये इतना कुछ सोच के वो बात नहीं करते हैं। उनका जो दिल में जो है वो सीधा मुंह के ऊपर बोल देते हैं। जैसे कि वो अगर पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर देखें, वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। वो खुद को एक सोशल कम्युनिस्ट बोलते थे। वो कभी भी बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं किया, कभी कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सोशल इशू के ऊपर उनका जो व्यू था वो खुलेआम वो सबके सामने बोल देते थे। जब वो असम के अंदर एनआरसी OCA ये सब हुआ तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हम इसका जो प्रोसीड्योर है इसको सपोर्ट नहीं करते। बहुत बार ऐसे हुआ कि पॉलिटिकल लेवल पे उनका जो बात उन्होंने जो बोला वो एक तरीके का कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दे दी थी बहुत सारे टाइम में, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो हर एक बात, हर एक काम, हर एक प्रोटेस्ट लोगों के साथ जुड़ गया था, लोगों को वो पसंद आए। इसीलिए असम के अंदर चाहे इंसान हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म से हो, जो भी जाति से हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ब्राह्मण हो, जो हो, वो इंसान उनके साथ जुड़ा रहता है, रहना महसूस करता है। कि जैसे कि जुबिन दा जो है वो असम की हर घर की एक मेंबर है, हर घर में हर घर के साथ वो जुड़ा हुआ, लोग उनको जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उनका जो ये एक गाना था मायाविनी करके, ये गाना उन्होंने ये बोल के गया था, वो बहुत बार बहुत सारे स्टेज में ये बोले थे कि अगर जब मेरा मौत हो जाएगा, जब मैं चला जाऊंगा दुनिया छोड़ के, उसके बाद ये गाना हमेशा बजता रहना चाहिए। और हुआ भी वही। जब उनकी देहांत हुआ, जब ये न्यूज़ असम और नॉर्थ ईस्ट में आया, उसके बाद सारे असम के घरों में, सारे असम के चौराहों पे, रास्ते पे, हर एक दुकान में, छोटे दुकान, बड़े दुकान, बाज़ार में, हर जगह पे ये गाना बजता गया। 3-4 दिन तक लगातार बजता गया। शायद आज भी चालू है ये बजना। तो ये जो गाना है, ये गाने के मतलब अगर हम लोग समरी करें, मायाविनी ये जो गाना है उनका असमीज़ लैंग्वेज में, इस गाने का मतलब है जब मैं नहीं रहूँगा तब भी मेरे हर एक गाना आप लोगों की दिल में, यानी असम के लोगों को और लोगों की और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिल में बजते रहेंगे। जो कि हुआ भी ऐसे ही, सेम टू सेम यही हुआ। और ये उनके मौत के बाद एक तरीके का, मान लीजिए ये मायाविनी रातेर बुकुट, ये जो गाना है ये एक तरीके का एंथम बन गया दुख का, कि ये गाना बजता ही गया हर दिन, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, ये असम के अंदर उनके देहांत के बाद बजता ही गया, लगातार 3-4 दिन तक बजता ही गया। तो ये था उनका रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंस, लोगों के ऊपर उनका इतना ही इन्फ्लुएंस था कि उनकी हर बात, चाहे वो जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, जो भी हो, लेकिन उनको हर एक गाना, उनका हर एक गाना, हर एक बात लोगों के दिल को छू जाता था। इसीलिए उनके देहांत के बाद पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट थम गया था, रुक गया था। मानो कि सिर्फ उनका दिल की धड़कन नहीं बंद हुआ, उनके साथ असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की दिल की धड़कन बंद हो गया था। अब हम उनके जो फेमस जो एल्बम्स थे, जैसे कि हम 92 में देखे थे, अनामिका आए थे, फिर जोकुनर शूर ये 1990, ये भी 1992 में आया था, फिर जोनाकी मोन 1993 में आया था, माया, आशा, उजान प्रीति 1995 में आया था। ये बिहू के ऊपर एक एल्बम था। बिहू असम के अंदर एक फेस्टिवल होता है, जो कि जैसे कि हर एक स्टेट का एक स्टेट फेस्टिवल होता है, तो लगभग बिहू असम के अंदर एक स्टेट फेस्टिवल है। तो ये उस फेस्टिवल के ऊपर उनका जो गाना आया था 1995 में, ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो
उसके बाद गोल्डन कलेक्शन ऑफ जुबिन गर्ग वॉल्यूम 3, ये सारे चीज़ उनके बहुत सारे एल्बम्स हैं, ये हम बस कुछ ही नाम यहाँ पे लिखे हैं। और हिंदी के ऊपर उनका ज़िंदगी, पाकीज़ा करके बहुत सारे एल्बम आए, और बाकी ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर उनका तो गाना ही था। ये सब उनका कुछ एल्बम्स है। अब देखेंगे उनका लिगेसी, वो क्या देखे गया। एक तो असम और नॉर्थ ईस्ट को एक कल्चरल आइडेंटिटी देके गया। उनके बियॉन्ड जो उनके जो म्यूज़िक वॉल्यूम है, जो सॉन्ग्स उन्होंने लिख के गा के गया है, वो तो एक असम के लिए एक संपत्ति तो है ही, असम का एक एसेट तो है। ये सारे गाना, सारे म्यूज़िक, जो भी क्रिएटिविटी जुबिन गर्ग ने असम और नॉर्थ ईस्ट को दिया है, वो असम के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक एसेट है। उसके साथ ही वो असम और नॉर्थ ईस्ट को एक कल्चरल आइडेंटिटी देके गया है। उनका जो वॉइस है वो सिर्फ जुबिन दा की वॉइस नहीं है, वो पूरा असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो आर्ट है, जो सिंगिंग का जो लेवल है, उसकी आवाज़ है, उसकी वॉइस है। तो जब उनका वॉइस ख़त्म हुआ, यानी उनका जब देहांत हुआ, उसके बाद सिर्फ उनका वॉइस दुनिया से चला गया ऐसा नहीं, लगता है कि असम और नॉर्थ ईस्ट का वॉइस भी चला गया। तो उन्होंने हमेशा जो यंग आर्टिस्ट है असम के अंदर, आप बहुत सारे स्टेज शो में आप ये देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो आपको यूट्यूब में, सोशल मीडिया में मिल जाएगा, जहाँ पे वो अचानक से स्टेज में वो गाना गा रहे थे। उनमें से उनके साथ जो आजू बाजू में जो बच्चे थे, उनको स्टेज में बुला के उनके साथ भी गाना गा लिए। तो वो हमेशा जो यंग टैलेंट है असम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उन सारे टैलेंट को हमेशा सराहाया, उनको आगे जाने के लिए उनको हमेशा मोटिवेट किया। और जो आज के जो मॉडर्न म्यूज़िक है और जो फिल्मी म्यूज़िक है, उनके साथ रॉक म्यूज़िक जो है, पॉप म्यूज़िक जो है, और जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है असम का, इन सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करके एक खूबसूरत प्लेटर में सजा के दुनिया को दिखाए। तो ये है उनका लिगेसी। तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया? अब तक हमने जुबिन दा के बारे में, उनका फैमिली के बारे में जान लिए, फिर उनका जो एजुकेशन और म्यूज़िकल जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था, 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, इसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर उनको बीच में वो पढ़ाई छोड़ के फिर एकदम पूरे के पूरे सिंगिंग में डूब गए थे, ये भी देख लिए। उनके साथ उनका जो सबसे प्यारा मेंबर था उनका फैमिली का, जो उनकी छोटी बहन थी जोंकी बॉट ठाकुर, जो उनके जैसा ही टैलेंटेड था, उनका देहांत भी हो गया 2002 में, जो उनकी जुबिन दा की ज़िंदगी में सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट था। उसके बाद हमने देखा उनका म्यूज़िकल करियर 30 साल का, जिसमें 1992 में उनका पहला असमिस लैंग्वेज के ऊपर उनका पहला एल्बम आया। फिर 2006 में गैंगस्टर मूवी के अंदर या अली करके उनका फेमस गाना आया, जो उनको पूरे देश के अंदर यानी भारत के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग पहचान दिया। बाकी पूरे ज़िंदगी में वो 40 लैंग्वेज के ऊपर 38,000 गाना गाए। ये सारे चीज़ हमने देख लिया। उनका एक्टिंग और फिल्म मेकिंग जो कैपेबिलिटी था उसके बारे में भी जान लिए। फिर उनका रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंस के बारे में, और उनके लेगेसी के बारे में भी, और उनके जो इम्पोर्टेंट जो ओल्ड एल्बम्स हैं, उनका तो बहुत सारे एल्बम्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एल्बम्स के बारे में हम लोग देख लिए, और उनके लेगेसी के बारे में, वो असम और नॉर्थ ईस्ट को क्या क्या देके गया उसके बारे में भी हम लोग जान लिए। तो एक तरीके से अब तक हमें ये समझ में आ गया कि जुबिन दा एक ऐसे इंसान थे जो एक असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक सिंगिंग सुपरस्टार थे, लेकिन कभी भी सुपरस्टार का जो अहंकार होता है वो अहंकार उनके पास नहीं था। वो कभी भी खुद को आम इंसान से ज़्यादा नहीं समझा, वो हमेशा आम इंसान के साथ जुड़े हुए रहे। ऐसा नहीं, वो जब गाना गाते थे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो रिच और एलिट क्लास जो है, जो ऑर्गेनाइजर उनको ज़्यादा पैसा देंगे उसी फंक्शन में जाके वो गाएंगे, ऐसा नहीं था। वो जहाँ से उनको पैसा मिलता था, जो ऑर्गेनाइज़र उनको ज़्यादा पैसा देते थे उधर भी गाना गाते थे, और जिन ऑर्गेनाइज़र के पास जिस फंक्शन में जाने के बाद उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था वहाँ पे भी गाते थे, और जहाँ पे उनका कोई पैसों के मामला है ही नहीं, उनका मन किया वहाँ पे भी गा देते थे, और हमेशा लोगों के बीच में रहते थे। कोई उनके साथ कोई ऐसा कोई स्पेशल टाइप का बॉडीगार्ड नहीं घूमता था। वो उनके पास एक गाड़ी था, उस गाड़ी के साथ वो असम के अंदर घूमते रहते थे, जहाँ मन किया वहाँ रुका। वहाँ रुकने के बाद वहाँ पे जो सामने मिले, वो छोटे दुकानदार भी हो सकता है, वो पान वाला भी हो सकता है, वो रिक्शा वाला भी हो सकता है,
वो बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जहाँ जिससे जिससे उनका मुलाकात होता था वही बैठ के उनके साथ बातें करते थे, असम के बारे में बात करते थे, आजू बाजू के जो लोग हैं उनके बारे में बात करते थे, असम के लोगों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बात करते थे। ऐसे करते हुए वो पूरा असम के अंदर हर एक इंसान के साथ जुड़ गए थे। तो हर एक इंसान फील करता था ये जुबिन जो है ये एक सुपरस्टार, एक सुपर सिंगर तो है ही, उसके साथ मेरे फैमिली का एक मेंबर है। तो ऐसे सोचते हुए, ऐसे करते हुए हर एक असम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक फैमिली जुबिन को अपने फैमिली मेंबर समझते थे, उनके फैमिली के साथ वो जुट जाते थे। अगर आप असम के अंदर किसी भी एरिया में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी पाड़ा में आप चले जाओ तो वहाँ पे अगर 10 घर होगा, उस 10 घर के अंदर 5 से 6 घर के अंदर उसी घर का कोई भी फैमिली मेम्बर के साथ आपको जुबिन का एक फ़ोटो मिल जाएगा। एक फ़ोन के अंदर जो सेल्फ़ी होता है ना आज के टाइम में, वो तो एक सेल्फ़ी आपको मिल जाएगा। यानी जुबिन को कोई भी अप्रोच कर सकता था। वो हर किसी असम के हर किसी आम लोगों के लिए अप्रोचेबल थे। कोई भी बंदा उनके घर जा सकता था। उनका जो घर था वो थोड़ा सा गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में था, तो ऐसा नहीं था उनका घर बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में था, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हम लोग बॉलीवुड में देखते हैं कि जो सेलिब्रिटी थोड़ा सा मतलब 2 गाना गा लिए, 2 एल्बम रिलीज़ कर दिए, उसके बाद बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, वो भी ऑटो ट्यून के साथ। मतलब आज के टाइम में खाली एकदम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करके गले के अंदर जो नॉर्मल नेचुरल जो मेलोडी होता है ना, ये मेलोडी आज के टाइम में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम गायक के पास ये टैलेंट आज के टाइम में है। उनमें से एक थे जुबिन, वो तो चले गए। उसके पहले एक और सिंगर थे के। जुबिन आज के टाइम में एक ही सिंगर को मानते थे, वो है के। वो भी चले गए। वो भी जुबिन जैसे 52 ईयर्स एज में चले गए और के चले गए थे 53 ईयर्स एज में। मतलब जो भी अच्छे टैलेंट हमारे पास होता है वो भगवान भी अजीब रूल है ऊपर वाले की, वो जल्दी उनको ऊपर बुला लेता है। तो के भी चले गए, जुबिन भी चले गए। तो आज के टाइम में ज़्यादातर सिंगर आपको ऑटो ट्यून वाले मिलेंगे। और अरिजीत सिंह है वो अलग है। तो ये अरिजीत सिंह, के जुबिन ये सब अलग लेवल की, इनके पास एक अलग ही मेलोडी है गले के अंदर। इनको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो उसको एक माइक पकड़ा दो, वो अपने आप उनके गले में ही सारे सुर, सारे ट्यून, सारे सब ऑटो मोड में उसके गले में है। वो अपने आप गाना गा के चले जाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है उनको। तो ऐसे सिंगर, ऐसे टैलेंटेड इंसान थे जुबिन। तो आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में 2 इंसान, कोई भी आर्टिस्ट बनता है, कोई भी पीछे दो गाड़ी खड़ा करके नाच के कूद के गाना बना देता है, एल्बम रिलीज़ कर देता है, वो खुद को सेलिब्रिटी बना लेता है। तो जुबिन के अंदर ये सेलिब्रिटी बनने का जो ये खुजली होता है ना, हम एक सेलिब्रिटी है, हम कुछ अलग है, तो ये उनके पास नहीं था। उनके घर में कोई भी अप्रोचेबल था। मतलब अगर कोई भी आम इंसान, राह चलता हुआ इंसान अगर उनको घर में जाना चाहता है, उनके साथ मिलना चाहता है, वो उनके साथ बात करता था। ऐसा नहीं, हम बॉलीवुड में क्या देखते हैं, घर के बाहर कोई भी सेलिब्रिटी हो तो घर के बाहर बहुत बढ़िया सा सिक्योरिटी रहता है, लोग बंदूक लेके खड़े रहते हैं। तो ऐसा उनके साथ कुछ था नहीं। वो आसानी से लोगों के साथ मिलते थे और लोग भी आसानी से उनके साथ घुल मिल जाते हैं और उनके घर भी जाते थे। तो ये थे हमारे जुबिन। तो एक तरीके का जुबिन लोगों के एक सुपर सिंगर थे और लोगों के साथ मिलके आम लोग बन के रहते थे। ये 2 चीज़ हमने जुबिन के बारे में अब तक समझ लिए। और ये सुपरस्टार होने का जो घमंड, पैसों का जो अहंकार, ये सब जुबिन के अंदर था नहीं। वो हर एक इंसान के साथ, वो एलिट क्लास का इंसान हो और वो पान दुकानी हो, वो कोई रिक्शा वाला हो, कोई ऑटो वाला हो, कोई छोटे बिजनेसमैन हो, कोई मिडिल क्लास का बिजनेसमैन हो, तो सबके साथ मिलकर रहते थे। तो 2 क्राइटेरिया जुबिन के बारे में हमने जान लिए। एक, वो एक सुपर और बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। दूसरा, उनके अंदर कोई भी अहंकार, कोई भी घमंड, कोई भी पैसों का घमंड, ये सारी चीज़ उनके अंदर था नहीं। वो खुद को आम इंसान जैसा महसूस करते थे और लोग आम इंसान के बीच में रहते थे। अब हम देखेंगे उनका सोशल एक्टिविटीज़। देखिए, उनके देहांत के बाद पूरे असम के अंदर लगभग 4 करोड़ लोग तो रहते हैं आसपास, उनके 3.5 से 4 करोड़ के बीच। तो जब 4 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग थम जाते हैं, रुक जाते हैं एक इंसान के लिए, एक इंसान को आखिरी बार देखने के लिए, उनका आखिरी झलक पाने के लिए, उनको आखिरी बार एक बार छूने के लिए, तो वो इंसान कुछ तो है। सिर्फ सिंगर या तो
लोगों के साथ कनेक्शन ये तो ठीक है, ये सिंगर होने के साथ साथ भी एक सोशल लेवल पे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था असम के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ सिंगर और लोगों के साथ मिल के रहते थे ऐसा नहीं है कि ये लोगों के लिए काम भी करते थे, सिंगिंग छोड़ के भी बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए। वो कोई भी इंसान हो सकता है, उसको हेल्प करने के लिए अपने पास जितना कुछ साधन है कुछ सबको निछावर कर देते थे। कैसे? देखिए, अब जुबिंदा की सोशल एक्टिविटीज़ और जो सोशल असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों की मदद करने की जो बड़ापन है, जो एक बड़े दिल की निशानी होता है, ये आज के टाइम में क्या क्या है कि लोग कुछ भी करते हैं वो करने से पहले उसका मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग बॉलीवुड में देखते हैं, छोटे से छोटा थोड़ा सा कुछ चैरिटेबल कुछ करेंगे तो उसके पहले उसका मार्केटिंग पूरा करेंगे। लेकिन जुबिंदा के बारे में वो इतना कुछ करके गए थे, ये चीज़ हमें अब मालूम पड़ रहा है जब वो चले गए। अब हम उनके बारे में पढ़ाई जब कर रहे हैं तब एक एक करके मालूम पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ वो करके चले गए। तो उन्होंने क्या किया, तो सोशल लेवल पे क्या किया उन्होंने, देखिए उन्होंने एक फाउंडेशन का जन्म दिया था। उसका नाम था कालागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन का काम ये था कि इन्होंने जो भी, ये एक्चुअली चैरिटेबल कॉज के लिए था। ये फाउंडेशन जो असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गरीब लोग थे, जिनके पास उतना साधन उतना पैसा होता नहीं था, उनको कपड़ा प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करना। और फ्लड के टाइम देखिए, असम के अंदर हर 1-2 साल के अंदर फ्लड आता है, तो उसके बाद वो फ्लड बहुत सारे लोगों का, ये फ्लड इतना ख़तरनाक आता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बहुत ख़तरनाक नदी है। उनके ब्रह्मपुत्र का जो पानी है जब बारिश के टाइम में जब भर जाता है ना, पूरा आसाम के अंदर ऊपर, ज़्यादातर अपर आसाम के अंदर मतलब डिब्रूगढ़ ऊपर जो आसाम है उसके ऊपर के आसाम में, अपर आसाम में एकदम फ्लड करके चला जाता है। और उस फ्लड के दौरान लोगों का, उस एरिया के अपर आसाम के लोगों के पास जितना कुछ जो भी साधन होता है सब कुछ लेके चला जाता है, मतलब लोगों को ख़त्म करके चला जाता है। तो जब भी ऐसे फ्लड आए तो उस फ्लड को काउंटर करने के लिए, लोगों को रिलीफ फंड देने के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता था। देखिए ये ट्रस्ट को हर 1-2 साल के बाद काम करना पड़ता था, क्योंकि असम के अंदर फ्लड एक बार आया फिर नहीं आया 5-10 साल तक, ऐसा नहीं है। हर 2-3 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर ये फ्लड असम के अंदर आता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे जगह पे आता है। तो इसीलिए ये जो फाउंडेशन उन्होंने किया था, ये जो संस्था था उनका, कालागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन, ये फाउंडेशन असम के जो फ्लड से पीड़ित जो लोग थे उनको हेल्प करने के लिए ये फाउंडेशन बनाया गया था। फिर ये फ्लड रिलीज़ के टाइम देखिए, ये फाउंडेशन के लिए वो तो पैसा खर्चा करता ही था उनके फाउंडेशन के लिए, उनको छोड़ के भी जो उनका खुद का जो पैसा था, जो फाउंडेशन के लिए वो अलॉट नहीं किया था, जो पैसा अपने लिए रखा था, जब भी ये फ्लड आता था, मतलब ये असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो अपने पास जो अपने लिए जो साधन था वो साधन और अपने लोगों को लेके चले जाते थे, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो ये जो चीज़ है, मतलब वो गवर्नमेंट क्या करेगा, असम के गवर्नमेंट कैसे काम करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये सारे चीज़ के ऊपर वो कभी डिपेंडेंट था ही नहीं। वो अपने राज्य में अपने ही राजा थे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट था ही नहीं। उनके पास जितना भी साधन था, जितना भी पैसा था, उन सारे साधन उन सारे पैसों को लेके, अपने लोगों को लेके वो पहुंच जाते थे जहाँ पे फ्लड हुआ है, वहाँ पे रिलीफ देने के लिए। He used his popularity, goodwill among the masses as a force multiplier. तो देखिए, और उनके साथ जो लोग जाते थे, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को उन्होंने पैसा दे के ख़रीदा है इसलिए उनके साथ जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनका समाज के प्रति एक अपील था, लोग उनको मानते थे, उनको जानते थे, उनके साथ रहते थे। तो वो जब बोलते थे कि मुझे फ्लड के रिलीफ के लिए अपर असम में जाना है, आप लोग मेरे साथ जुड़ो, चलो, मतलब गुवाहाटी से चलो, कहीं भी और शहर से चलो जहाँ पे फ्लड नहीं हुआ वहाँ से चलो, तो लोग उनके साथ अपने आप जुड़ जाते थे। तो ये था उनका एक मास अपीयरेंस। तो ये मास अपीयरेंस जो होता था, जो लोगों के ऊपर उनका जो कंट्रोल था, जो अपील था, उनको वो यूज़ करते थे। जब समाज के ऊपर, जब असम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जब मुसीबत आते थे, तब उनको ये सारे चीज़ यूज़ करके, अपने पास जो पैसा होता था उसको यूज़ करके, फंड को रेज करके वो रिलीफ देने के लिए पहुंच जाते थे।
वो जब रिलीफ देते हैं तो हर एरिया को देते हैं, ना वो हिंदू देखता है, ना वो मुस्लिम देखता है, ना वो क्रिश्चियन देखता है, ना कोई वो शेड्यूल ट्राइब देखता है, ना वो शेड्यूल कास्ट देखता है। वो जिसको सामने मिलता है, जिसको मदद की ज़रूरत होता है, वो दे देता था। दो ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं सोशल मीडिया में, जहाँ पे एक बच्चा जा रहा था, उसके पास वो कोचिंग का फ़ीस नहीं था, तो वो बच्चा उनको बोला कि मेरे पास कोचिंग का फ़ीस नहीं है, तो जेब से पैसा निकाल के उनको दे दिए। तो ये सारे जो वीडियो है ये सब छुप के लिया गया था। ये सारे वीडियो उनके अभी सोशल मीडिया में आने लगे हैं उनके जाने के बाद। तो लोग अब जानने लगे कि जुबिंदा एक्चुअली में थे क्या। अब ये तो हो गया फ्लड के रिलीफ के बारे में, उनका फाउंडेशन के बारे में। फिर जब कोविड-19 आया था, जब कोविड-19 आया था उस टाइम जुबिंदा ने क्या किया था, उनका जो घर था वो 3 माले का बिल्डिंग था, तो नीचे के माले में वो रहते थे। बाकी जो 2 माला था उनके ऊपर, उन 2 माले को उन्होंने गुवाहाटी गवर्नमेंट को दे दिया था और कोविड का एक केयर सेंटर बना दिए थे। उसके लिए वो एक भी पैसा नहीं लिए थे, वो अपने घर को ही कोविड का एक केयर सेंटर बना दिए थे, जहाँ पे बेड डाल के जो जितना भी पेशेंट हो, 10, 15, 20, 30, 50 जितना पेशेंट वहाँ पे रह पाए उतना अरेंजमेंट करके वो अपने घर को भी कोविड का एक केयर सेंटर बना दिए थे, जहाँ लोग उस टाइम एक दूसरे के साथ नहीं देते, एक दूसरे को साथ छोड़ के अपने अपने घर में छुप के बैठे थे। उस टाइम उन्होंने क्या किया, उस टाइम उन्होंने अपने घर को एक कोविड सेंटर बना दिया। कुछ नहीं सोचा, अपने पास जो पैसा था, जो साधन था, उससे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा, बेड खरीदा और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया और अपने घर को एक कोविड का केयर सेंटर बना दिए। ये सारे काम लोगों के साथ उनको और जोड़ता गया। वो खुद ही बोलते थे कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई भगवान नहीं है, मैं एक मुक्त इंसान हूँ, मैं ही कांचनजंगा हूँ। यानी वो खुद को वो बोलते थे कि मैं सबके लिए हूँ और सब इंसान, हर एक इंसान, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो मेरा है। तो ऐसे करके वो असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक इंसान के दिल में घुस गए थे। अब ये तो हो गया उनका फ्लड रिलीफ, कोविड में रिलीफ का काम। ये सारे कुछ छोड़ के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, असम के देखिए, असम एक फॉरेस्ट एरिया है, तो उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उसके अंदर जो जीव जंतु है उनको सेफगार्ड करने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उसमें, उसके अंदर काजीरंगा के अंदर जो राइनोज, यानी जो गंडर, जिनको हम राइनो बोलते हैं, मतलब गंडर बोलते हैं, गंडर, और जो हाथी है, एलिफेंट्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए जो भी करना है उन्होंने किया। ही हेल्प ड्यूरिंग फ्लड अफेक्टेड पीरियड, केयर्ड फॉर ऑर्फेंड राइनो केव्स, अरेंज फूड सप्लाईज एंड रेज्ड अवेयरनेस। तो जब असम के अंदर फ्लड आता है ना, जो काजीरंगा भी फ्लड में बह जाता है, तो उसके अंदर जब ये राइनोस रहते हैं, जो एलिफेंट्स रहते हैं, उनका भी बहुत सारे नुकसान होता है, उनका जो खाना पीना ये सारे चीज़ में दिक्कत आ जाता है। तो उस टाइम उन्होंने, जुबिंदा ने क्या किया, उनके ये सारे राइनोस और एलिफेंट के जो फूड सप्लाईज है इसको प्रोवाइड किया। फिर राइनोस और एलिफेंट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, उनके लिए कैसे मेडिकल जो सपोर्ट है और बाकी जो खाना पीना का जो सपोर्ट है कैसे अरेंज किया जाए, इनके ऊपर लोगों को अवेयर करना। फिर जो राइनो का जो क्लेव्स है उसको जब डैमेज होने के बाद उनको फिर से रिस्टोर करना, उसको जंगल के अंदर जो जगह पे डैमेज हुआ है उन सारे जगहों को रिस्टोर करना, इनमें से ये सारे चीज़ वो करते थे। ही पार्टिसिपेटेड इन अवेयरनेस कैंपेन ऑन पोचिंग एंड रिलीज द सॉन्ग डेडिकेटेड टू काजीरंगा टू ड्रॉ अटेंशन। देखिए, ये पोचिंग के खिलाफ, पोचिंग मतलब जो इनलीगल जो शिकार होता है ना जंतुओं का, जो लोग जंतु के, जैसे कि हाथी के दांत के लिए हाथी को मार देते हैं, गंडर के ये जो नोज़ के ऊपर जो सींग होता है गंडर का, राइनो का, तो उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए गंडर को मार देते हैं, राइनो को मार देते हैं। इनके सारे के खिलाफ वो अवेयरनेस के लिए वो कैंपेन करता गया और एक डेडिकेटेड गाना गाए। किसके लिए? काजीरंगा के ऊपर लोगों का अटेंशन लाने के लिए। उनका जो फॉलोअर्स है, उनका जो सपोर्टर्स है और बाकी जो लोग उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, तो उनको उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उन्होंने काजीरंगा के ऊपर उन्होंने डेडिकेटेड गाना गाए।
तो ये सारी चीज़ उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए उसका कंजर्वेशन के लिए उन्होंने किया। फिर क्या, सपोर्ट फॉर कल्चर, यूथ एंड एजुकेशन। ही सपोर्टेड यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट, जो मैंने पहले ही बोला कि जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है, जो यंग जनरेशन है असम के, उनके बीच में आर्ट को फैलाना, आर्ट को प्रमोट करना, फिर उनके एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सारे चीज़ वो करते थे। ही वॉज वोकल अबाउट प्रिजर्विंग असमीज कल्चर, लैंग्वेज, फोक म्यूज़िक एक्सेट्रा। वो एक्चुअली असम और नॉर्थ ईस्ट के मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ इंसान थे। वो हमेशा असम के अंदर आप खुद को मॉडर्न बनाओ, पॉप सिंगिंग करो, मॉडर्न सिंगिंग करो, लेकिन कभी भी असम की कल्चर, असम की लैंग्वेज, जो असम की जो फेमस फोक म्यूज़िक है, इसको कभी मत भूलना। ये चीज़ को हमेशा यंग जनरेशन के अंदर प्रमोट करते थे। उनको इसमें असम के कल्चर के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते थे। बोलते थे कि आप लोग असम को कल्चर को कभी मत भूलिएगा, यही आपका जो रूट है वो ये असम का कल्चर ही है। तो ये सारे चीज़ वो करते थे। और यूज़ ऑफ पब्लिक प्रोफाइल फॉर एडवोकेसी। ही यूज्ड फिल्म और आर्ट टू हाईलाइट इशूज़। तो उनका जो हर एक फिल्म होता था, हर एक गाना होता था, हर एक लिरिक्स जो पोएम है उनका, ये सारे चीज़ एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बात करता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की ज़िंदगी का स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट और असम की जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनका हर एक गाना, हर एक फिल्म, हर एक लिरिस्ट, हर एक पोएट, ये हम असम के लोगों के लिए था, असम के लोगों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए है, और इनके लिए ही रहेंगे और इनके बात ही करता जाएगा। तो ये सारे चीज़ उन्होंने किया। ये सोशल लेवल में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या देखा, जुबिन दा एक सुपरस्टार थे, सुपर सिंगर थे, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। समाज के अंदर उनका बहुत सारे कंट्रीब्यूशन था, लोगों के साथ जुड़े हुए रहते थे, कभी खुद को अलग नहीं दिखाया। और सोशल लेवल पे जब भी असम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मुसीबत आया, वो सामने आके सबको मदद किया, सबकी मदद की। तो अब हम देखेंगे जुबिन दा की कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, जो उनके जो हेल्थ था वो कैसे धीरे धीरे करके डिटोरेट होना चालू किए। तो 2022 में क्या होता है, उनको पहली बार जो एपिलेप्टिक सीजर्स होता है, जो इसको हम जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक प्रॉब्लम होता है, जो ब्रेन का एक प्रॉब्लम होता है, उसमें जो हाथ पैर ऐसे जकड़ जाता है। तो वो जो एपिलेप्टिक जो सीजर्स होता है वो पहली बार इनको पड़ा 2022 में। ये कहाँ पे हुआ, ये डिब्रूगढ़ में हुआ। डिब्रूगढ़ में वो एक प्रोग्राम करने के लिए गए थे, एक फंक्शन में एक परफॉर्मेंस देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो रिसोर्ट में वो रह थे, तो उस रिसोर्ट के अंदर जो वॉशरूम था उसी के अंदर वो अचानक से ये एपिलेप्टिक सीजर्स के चलते हुए कोलैप्स कर गए। फिर जब वो कोलैप्स करने के बाद गिरे, उसके वही टाइम उनको सर पे चोट आया, सर पे इंजरी हुआ और उनको स्टिचेस की ज़रूरत पड़ गया, मतलब स्टिच देना पड़ा सर पे। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया गया, यानी डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी लाया गया और वहाँ पे उनका आगे का फर्दर ट्रीटमेंट हुआ। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था उसके बाद कि आप जितना हो सके अपना जो मेडिसिन है, जब वो पूरा ठीक हो गया उसके बाद ये बोला गया कि आप मेडिसिन टाइम पे लेना और जितना हो सके अपने शरीर का केयर करना। फिर क्या, हेड इंजरी फ्रॉम फॉल, 2022 में तो हेड इंजरी हुआ ही था, उसमें लैसरेशन हुआ था सर के अंदर। वो डिब्रूगढ़ के अंदर हॉस्पिटलाइज थे, फिर गुवाहाटी के अंदर कुछ दिन थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मेडिसिन टाइम पे लेना और जितना हो सके लाइफस्टाइल को ठीक करो और पानी से दूर रहो। ये सब चीज़, ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया था कि आप अल्कोहल से भी दूर रहो, क्योंकि उनको जुबिन दा का एक इशू था कि वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। ये वो खुद बोला है। तो ये अल्कोहल से भी उनको दूर होने के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन वो अल्कोहल से खुद को दूर कर नहीं पाए। ऊपर से उनका गैस्ट्रिक इशू आना, 2025 में उनका गैस्ट्रिक इशू आ गया। गैस्ट्रिक इशू मतलब ये जो जीआई ट्रैक जो होता है, जब जहाँ से हम खाना खाते हैं और खाना वो इसोफेगस होके, स्टोमक होके
स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन होके फिर पास हो जाता है, वो कोलन के अंदर चला जाता है। तो उसी ट्रैक में गैस्ट्रिक दिक्कत आने लगे। ये 2025 में आया पहली बार, 23 में 2025 को उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा चेस्ट पेन के साथ, और नौसिया मतलब जो उल्टी होता है उसको हम नौसिया बोलते हैं। तो एक फिल्म प्रीमियर की में वो गए थे गुवाहाटी के अंदर, वहाँ पे जाके उनका तबीयत ख़राब हो गया। तो ये चीज़ 2025 में सामने आया। तो उनको 3 प्रॉब्लम था। एक एपिलेप्टिक सीजर्स होने का एक खतरा था उनका, सर पे इंजरी हुआ था, तीसरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था उनका 2025 में जो सामने आया। तो ये उनका मेडिकल इशू पहले से था। अब हम आएंगे उनकी डेथ पे। तो उनके बारे में हमें, उनका जो दिल था वो कितना बड़ा था वो हमने देख लिया, उनका जो म्यूज़िकल करियर था वो कितना बड़ा था वो भी हम देख लिए, वो क्या क्या नॉर्थ ईस्ट को देखे गया और उनके बदौलत नॉर्थ ईस्ट को एक अलग पहचान मिली, नॉर्थ ईस्ट का असम का वॉइस बना वो, ये भी हम लोग समझ लिए। और उनका जो मेडिकल इश्यूज़ थे वो भी हम लोग देख लिए। तो अब आते हैं उनके डेथ के बारे में। अब उनका ये जुबिंदा सिंगापुर गए थे। वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो फेस्टिवल करके एक प्रोग्राम होता है वो इस बार सिंगापुर में हो रहा था, और सिंगापुर के अंदर उसी प्रोग्राम के अंदर उनको एक परफॉर्मेंस देनी थी। तो वही परफॉर्मेंस देने वो सिंगापुर गए थे। तो सिंगापुर के अंदर क्या हुआ, सिंगापुर के अंदर 19 सितंबर 2025 को क्या हुआ, वो सिंगापुर के अंदर स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग मतलब पानी के अंदर जाके, पानी के एकदम डीप में जाके अंदर का जो इकोलॉजी है, जो जैसे पानी के अंदर जो इकोसिस्टम कैसे चलता है, कैसे मछलियाँ बाकी जो जीव जंतु है पानी के अंदर कैसे रहते हैं वो लोग देखते हैं। ये एक तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट है। तो यही स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के टाइम उनका अचानक से वही एपिलेप्टिक दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। जुबिंदा की जो धड़कन है वो रुक गया। तो ये जब वहाँ पे जब स्विमिंग कर रहे थे उसके टाइम जब उनको ये दिक्कत हुआ तो उनको लेके सिंगापुर के अंदर हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल के अंदर उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ अचानक हुआ। ये जो घटना घटित हुआ इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। ना नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी उतना प्रिपेयर थे, ना जुबिंदा खुद प्रिपेयर थे, ना आसाम के लोग प्रिपेयर थे, ना नॉर्थ ईस्ट प्रिपेयर था, ना देश प्रिपेयर था। तो ये अचानक से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये न्यूज़ इंडिया में आई। उसके बाद जो हुआ तो हम सब ने देखा कि पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट के धड़कन रुक गया, असम रुक गया। असम के अंदर हर एक इंसान अपना काम धाम सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब लोग घर के बाहर निकल गए, रास्ते पे आ गए, क्योंकि सबके दिल टूट गया था। सब सोच रहे थे ये हमारे साथ हुआ क्या, हमारा जो स्टार था, हमारा जो वॉइस था, हमारा जो आवाज़ था, ये कैसे अचानक से रुक सकता है, ये नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉसिबल सा ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों के साथ। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये उनका पोस्टमार्टम हुआ, सिंगापुर में भी पोस्टमार्टम हुआ, और जब उनका शरीर भारत पहुंचा तो भारत के अंदर गुवाहाटी के अंदर जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर फ्यूनरल के पहले फिर से एक बार पोस्टमार्टम हुआ, जो कि उसमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी थे और गुवाहाटी एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो सारे डॉक्टर मिलकर फिर एक बार उनका पोस्टमार्टम किया गया। और दूसरी बार जो पोस्टमार्टम किया गया ये एक्चुअली पब्लिक डिमांड था। लोग इतने उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो लोग चाहते हैं कि उनका मौत का कारण क्या है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है कि कोई कुछ और है, तो इसीलिए हमें और एक बार पोस्टमार्टम करनी चाहिए। ये जो डिमांड था ये पब्लिक का था, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट, असम के जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनका चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो उन्होंने लोगों का डिमांड मानी और इनका दूसरी बार अंतिम क्रिया करने से पहले एक बार दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। और इनका लास्ट राइड जो हुआ वो 23 सितंबर को हुआ। 19 सितंबर 2025 को इनका देहांत हुआ जुबिंदा की, वो हमें छोड़ के एक अनजान राहों पे चल पड़े। और 23 सितंबर 2025 को
उनका जो लास्ट राइड है ये हुआ। तो 23 सितंबर को क्या हुआ, 23 सितंबर पहले तो सिंगापुर से जुबिन की जो शरीर है उनको दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट में उनके शरीर को रिसीव करने असम के जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये खुद गए थे। ये खुद जाके उनके शरीर को रिसीव किया और जितना जो रिचुअल्स होता है वो खुद परफॉर्म किया। और फिर वहाँ से दिल्ली से उनका जुबिन की जो शरीर है उनको लेके वो गुवाहाटी पहुँचे। अब इसके बाद गुवाहाटी पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में लैंड होने के साथ ही सारे लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट में पहुंच गए। पूरा गुवाहाटी एयरपोर्ट जाम हो गया और गुवाहाटी एयरपोर्ट का रनवे जाम हो गया। जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो रोने लगे, जो पुलिस थे वो अपना डिसिप्लिन भूल गए, वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए एक जगह पे। रोड पे गाड़ियाँ रुक गई, दुकान ऑफिस सारे कुछ बंद पड़ने लगे, स्कूल छुट्टी हो गया, लोग घर छोड़ के रास्ते में आ गए। जो असम के अंदर जो एलिट क्लास है, यानी जो रिच पीपल है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एकदम गरीब है, जो ठेले वाला, रिक्शे वाला, जो डेली लेबर है, ये सारे लोग अपना काम धाम सब, ना जात दिखा, ना धर्म दिखा, ना कुछ देखा, सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के रास्ते पे आ गए। और सिर्फ ये गुवाहाटी में नहीं हुआ, ये पूरे आसाम में हुआ। आसाम में हर एक शहर, गुवाहाटी मान लीजिए, जोरहाट मान लीजिए, करीमगंज मान लीजिए, सिलचर मान लीजिए, डिब्रूगढ़ मान लीजिए, हर एक शहर बंद पड़ने लगा। पूरा का आसाम का, जैसे कि आसाम का इकोनॉमी रुक गया। आसाम के अंदर लोग जिंदा तो थे, लेकिन लगता था कि जुबिन के साथ उनके धड़कन भी धड़कना बंद हो गया। तो ये सारे चीज़ आसाम के अंदर हुआ। और जो एयरपोर्ट से उनका जो घर था गुवाहाटी के अंदर, वो गुवाहाटी के शहर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में था उनका घर। उस जगह का नाम था कमरकुची विलेज बोला जाता है। तो ये जो रास्ता था गुवाहाटी एयरपोर्ट से कमरकुची विलेज तक जाने का, ये 25 किलोमीटर का रास्ता, लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। लेकिन उस दिन लगा 7 से 8 घंटा रास्ता, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता जैम हो गया था। लोग उनको देखने के लिए, आखिरी बार छूने के लिए रास्ता लोगों से भर गया था। तो जो 1.5 घंटे का रास्ता पहुंचने में 7-8 घंटा लग गया। तो इतना भीड़ हो गया रास्ते पे। और बाद में ये जब ये उसका विलेज में उनको लाया गया, तो उनके घर में उनको लाया गया। फिर स्टेट, पूरे असम के अंदर लोगों की इमोशन का इतना बड़ा सैलाब आ गया, सारे लोग उनको मिलने की चाहत में इतना जैम हो गया रास्ता। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उनका जो शरीर है, वो शरीर गुवाहाटी के अंदर एक स्टेडियम है जिसको भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसका जो सरू सजाई स्टेडियम करके फेमस है गुवाहाटी के अंदर। तो उसी स्टेडियम के अंदर जो अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे ये सरू जैसा स्टेडियम है, तो वहाँ पे गुवाहाटी के अंदर उनको रखा गया। उनकी शरीर को, जुबिन के शरीर को रखा गया। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि जो इंसान उनको आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो स्टेडियम में आके श्रद्धांजलि दे सकता है। तो अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। तो ये होना ही था। तो ये जो पीछे जो फोटो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो भीड़ का, ये है स्टेडियम। ये स्टेडियम के अंदर इनका कॉफिन, इनका जो शरीर है यहाँ पे रखा हुआ था। और ये था आजू बाजू में भीड़, लोग पेड़ में चढ़ गए, लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, लोग कहाँ से जहाँ पे मिला बस एक झलक उनको देखना था लोगों को। तो लोग अपने ज़िंदगी का परवाह ना करके, मतलब मान लीजिए एक डेली लेबर, एक रिक्शे वाला, एक छोटे पान दुकानी, ये लोग जो आज काम नहीं करेंगे तो कल 2 दिन क्या खाएंगे उनको मालूम नहीं, वो लोग भी अपना काम वाम सब बंद कर दिए। सब लोग बस जुबिन को देखने के लिए आए। तो और सिर्फ लोग नहीं, मान लीजिए गुवाहाटी के अंदर बहुत सारे इंसान हैं जिनका दिमागी हालत संतुलन ठीक नहीं है, जिनको हम पागल बोलते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, कोई दारू पी के पड़े रहते हैं। तो ये लोग भी जहाँ जुबिन का फ़ोटो देखा वहाँ पे आके मोमबत्तियाँ लगाने लगे, उनके लिए प्रे करने लगे। सारे
गुवाहाटी के अंदर जितना भी, गुवाहाटी नहीं पूरा आसाम के अंदर सारे घर, सारे रोड, सारे चौराहे, सारे ब्रिज के नीचे जो जगह होता है, सारे जगह में, यानी मान लीजिए पूरे जगह पे आर्टिस्ट लोग पोर्ट्रेट बनाने लगे जुबिंदा की। लोग जहाँ पे जगह मिला वहाँ पे स्टेज बना के उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने लगे। उनके बहुत सारे आर्टिस्ट उनका जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो बनाने लगे। वो बहुत जगह पे प्लेस भी हो गया। तो एक तरीके से मानो 3-4 दिन तक असम पूरा रुक गया सब। और उनका जो गाना था, ये जो मायाविनी जो गाना, वो गाना लगातार हर एक गली मोहल्ले, हर एक घर के अंदर वो बजता ही गया। अब ये तो हो गया असम की इमोशन, नॉर्थ ईस्ट की इमोशन। फिर असम के अंदर जो बाकी, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम छोड़ के बाकी जो स्टेट है, जैसे कि मेघालय, अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर, इन सारे जगहों पे भी उनके लिए प्रार्थना हुआ, श्रद्धांजलि दी गई। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के बाकी जगह पे भी रुक गया, उनके लिए रैली निकाली गई। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट, मान लीजिए पूरा नॉर्थ ईस्ट शोक में डूब गया था। अच्छा, अब हम आते हैं फ्यूनरल और सेरेमनीज और लास्ट राइट। मतलब यह तो उनका जब श्रद्धांजलि पूरा हो गया उसी के दौरान, मतलब 22-23 तारीख तक तो ये चला, उनका जो श्रद्धांजलि चला। उनको जो उनको देखना चाहे वो देखने के लिए वो स्टेडियम में गए। उसके बाद उनके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे उनको चंदन काठ लाया गया, जहाँ पे उनके शरीर को लास्ट जो क्रियाक्रम होता है उनको वो संपन्न हुआ। तो उनको ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ना हम लोग, ये असम के अंदर एक ट्रेडिशनल गमछा बोला जाता है इसको, जिसका ये सफ़ेद कपड़ा के ऊपर ये लाल धागे से ये डिज़ाइन किया जाता है। ये एक्चुअली असम का जो कल्चर है उसका एक प्रतीक है। तो यही प्रतीक के साथ उनकी शरीर को सजाया गया, जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल असमीज़ गमछा। तो उनके कॉफिन के ऊपर ये सारे असमीज़ जो गमछा है, ये जो ट्रेडिशनल गमछा, इससे ढका गया। Thousands of fans joined in funeral process walking alongside the cottage। तो ये सारे सेरेमनी उनको हुआ। उनके जो एक बहन तो उनकी पहले हम लोग देख लिए, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद एक और बहन भी थी उनकी, जिनका नाम है पलमी बट्ठगु। तो इन्होंने उनका जो फ्यूनरल के टाइम जो पहला जो मुखाग्नि जिसको बोलते हैं, जिसमें पहली बार उनके शरीर को आग लगाया जाता है, तो वो सेरेमनी परफॉर्म किया, यानी मुखाग्नि की, जुबिंदा की मुखाग्नि की, विद द असिस्टेंस ऑफ क्लोज एसोसिएट सच एज अरुण गर्ग और राहुल गौतम शर्मा। तो ये दोनों लोग जो जुबिंदा की दोस्त थे और क्लोज एसोसिएट भी थे, इनके साथ ये भी थे, इनके साथ सब लोग मिलके जो जुबिंदा का जो मुखाग्नि वो उनकी बहन, एक और बहन पलमी बट्ठगु, उन्होंने किया। तो जैसे कि हिंदू कल्चर और आसामीज़ कल्चर के अनुसार जो जैसे मौत के बाद बॉडी को जलाया जाता है, वही सारे कुछ परफॉर्म हुआ। एक स्टेज बनाया गया, उसके आसपास उनके जो फॉलोअर्स थे वो रहे, जो सपोर्टर्स थे, आसाम के जो आम लोग हैं वो थे, और बाकी स्टेज के अंदर उनका शरीर, अंतिम क्रिया उसका शरीर का चल रहा था। और उसी टाइम उनके जो गाने हैं, लोग उसके गाने मतलब खुद गाते गए। अब हम देखेंगे स्टेट ऑनर और पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए, लोग उनके साथ जुड़े थे, उनके लास्ट राइड में आए थे, उनके घर वाले थे, ये तो सब नॉर्मल है। लोग उनके साथ, पहले उनके फॉलोअर्स थे, उनके एक पॉपुलैरिटी था। अब स्टेट ने और असम के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लोगों की इमोशन को समझा, जुबिंदा की रिस्पेक्ट की, और उनके ऑनर में जो 21 तोपों की जो सलामी होता है ना, जिसको हम 21 तोपों की सलामी बोलते हैं, वो 21 तोपों की सलामी उनको दिया गया, जिसको असम पुलिस ने उसको दिया। जुबिंदा को 21 तोपों की सलामी दी, और फ्यूनरल वाज कंडक्टेड विद फुल स्टेट ऑनर। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो शोक माना गया, ये असम की स्टेट की शोक माना गया। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े अधिकारिक थे, जो मिनिस्टर्स थे, और जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये खुद प्रेजेंट रहे। ये जब जुबिंदा की मौत की खबर आई, उसके बाद से उनकी बॉडी को रिसीव करने के साथ
उनका जो अंतिम क्रिया हुआ, ये पूरे टाइम ये जुबिंदा के साथ ही थे। हर एक काम खड़े होके अपने आंखों के सामने करवाया। उनका लास्ट राइड बोल लीजिए, उनके फैमिली के साथ बात बोल लीजिए, उनके लिए स्टेज बना के उनके लिए उनका जो अंतिम क्रिया है उसको कंप्लीट करवाना, ये सारे चीज़ वो खुद मान लीजिए वो पूरा का पूरा स्टेट का जो हेड है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो खुद खड़े होके करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि लोगों की इमोशंस जुबिंदा के साथ कितने हद तक जुड़ा हुआ है। और वो खुद भी एक जुबिंदा की फ़ैन है। वो हेमंत बिश्व शर्मा जी वो पहले भी बोल चुके हैं कि वो एक जुबिंदा की फ़ैन है। जुबिंदा एक इंस्टीट्यूशन था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनको पसंद हर कोई करता था। जैसे कि ये हेमंत बिश्व शर्मा जी वो जुबिंदा को एज ए फ़ैन, वो कोई चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आया था, वो एज ए फ़ैन आया था जुबिंदा की। और जैसे कि एक बड़े भाई छोटे भाई को आखिरी विदाई देता है, तो ऐसे ही ये हेमंत बिश्व शर्मा जी जुबिंदा को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा का पूरा जो जुबिंदा की बॉडी को रिसीव करने से ये जो लास्ट अंतिम क्रिया होता है वो पूरा का पूरा वो अपने हाथों से करवाया। और जब उनका ये सारे अंतिम क्रिया चल रहा था उस टाइम ये मायाविनी रात्रि बुकुट ये जो गाना है, ये गाना लोग गाते गए, ना टाइम देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना वेदर देखा। उस टाइम बारिश भी हो रहा था, मतलब एक दिन तक लगातार बारिश हुआ, लोग बारिश में खड़े रहे, ना घर गए ना कुछ किए। पूरा का पूरा 1-1.5 दिन तक ये गाना लोग गाते गए, हर जगह पे बजता गया, माइक लगा दिए गए, लोग हर कोई इंसान यही गाना गाता गया, क्योंकि जुबिंदा बोल के गए थे जब हम मर जाएंगे तो ये गाना बजना चाहिए, हर एक लोगों की दिल में बजना चाहिए। तो ये हुआ भी ऐसा। तो अब जब उनका शरीर का अंतिम क्रिया हो गया, उसके बाद असम गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि कमर कुची जहाँ पे उनका जो घर था गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में, तो वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया जाएगा जुबिंदा के नाम से, समाधि क्षेत्र होगा उनके ऑनर में। और जोरहाट में भी किया जाएगा, क्योंकि जोरहाट ये शहर में, ये अपर असम के ऊपर एक शहर है, तो ये शहर के साथ भी जुबिंदा बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। यहाँ इस शहर में वो बहुत साल अपनी ज़िंदगी का बिताए थे। तो इस शहर के अंदर जो लोग रहते थे वो भी बोले कि जुबिंदा की बॉडी को, मतलब जुबिंदा की शरीर को ये शहर में जोरहाट के अंदर आके जलाओ, यानी उनका अंतिम क्रिया जोरहाट के अंदर करो। तो ये चीज़ जब चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने सुना, वो लोगों की इमोशन को समझा और लोगों को समझाए कि देखिए उनकी देहांत बहुत 3-4 दिन पहले हो गया, फिर अब उनके बॉडी को लेके एक शहर से दूसरे शहर फिर लेके जाओ, फिर वहाँ पे जाके और भी उनको अरेंजमेंट करो, फिर उनको जलाओ, इससे बॉडी धीरे धीरे करके डिकम्पोज होने लगता है, तो ये सही बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने फैमिली के साथ, जुबिंदा की जो फैमिली जो वाइफ है उनके साथ बात की, उनके जो बाकी उनके बाबा थे उनके साथ बात की, सारे फैमिली मेम्बर और लोगों की इमोशन सारे चीज़ को एक साथ ला के सब लोगों को समझा के और बुझाने के बाद सबकी इमोशन को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका जो अंतिम क्रिया होगा ये होगा गुवाहाटी में, लेकिन समाधि क्षेत्र जो बनेगा वो कमरकुची में भी बनेगा और जोरहाट में भी बनेगा। जो एक्चुअली पूरा वो किसी एक शहर का नहीं था, वो ना गुवाहाटी का था, वो ना जोरहाट का था, ना करीमगंज का था, ना डिब्रूगढ़ का था, वो पूरे असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट का था। असम के अंदर हर एक गली मोहल्ला, हर एक घर उसका रूट के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए बाद में ये डिसीजन भी लिया गया कि उनके जो एसेस है, देखिए जब शरीर हिंदू धर्म में जब शरीर जल जाता है पूरा, जब अंतिम क्रिया संपन्न हो जाता है, उसके बाद जो अस्थिया होता है, मतलब वो जो नाभि का जो हिस्सा होता है वो पूरा जलता नहीं है, तो वो हिस्सा नदी में बहा देते हैं हम लोग। तो वो हिस्सा ब्रह्मपुत्र में बहा दिया गया जुबिंदा का। बाकी जो उनके बॉडी का जलने के बाद जो एसेस वहाँ पे था, जो भस्मो वहाँ पे शमशान में था, मतलब उनका जो शमशान जो स्टेज बनाया गया था, तो वहाँ पे जो भी था वो सारे जो एसेस थे जुबिंदा की शरीर की, वो एसेस थोड़ा थोड़ा करके जो उनके भक्त है, जो उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके अंदर
बांट दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया कि वो लोग जो उनके जो फैंस है, जो सपोर्टर्स है, जो फॉलोअर्स है, उनके बीच में ये बांट दिया जाएगा। और बाकी कुछ हिस्सा जोरहाट लेके जाएंगे। जोरहाट लेने के बाद जोरहाट के जो समाधि बनेगा उसके अंदर ये जो एसेस रखा जाएगा। कुछ बांट दिया जाएंगे और कुछ एसेस जो समाधि बनेगा उसमें रखा जाएगा। और उसके बाद आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर किया 3 दिन का स्टेट का शोक इसको डिक्लेयर किया गया कि 3 दिन तक कोई भी पब्लिक फंक्शन, पब्लिक सेलिब्रेशन, पब्लिक एंटरटेनमेंट इवेंट, ये सारे चीज़ आसाम के अंदर नहीं होगा। तो एक स्टेट के तरफ से जितना हाईएस्ट रिकॉग्निशन एक आर्टिस्ट को दिया जा सकता था, जितना हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिया जा सकता था, जितना हाईएस्ट प्यार दिया जा सकता था, ये सारे कुछ आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने किया। और असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने सामने खड़े होकर ये सब करवाया। तो एक तरीके से एक बड़े भाई एक छोटे भाई को जैसे आखिरी बार विदा करता है, आखिरी विदाई देता है, आखिरी श्रद्धांजलि देता है, तो वही असम के जो चीफ मिनिस्टर है जुबिन दा के लिए किए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे एक पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा एक इंसान को इतने दिल से रिस्पेक्ट करना, ये हम आखिरी बार कब देखे थे ये हमें याद नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के लिए इतने दिल से, इतने प्यार से नहीं सोचता। तो ये चीज़ असम के जो गवर्नमेंट है और असम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने करके दिखाया। तो इसके लिए उनको वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अब हम देखेंगे ये उनका जो देहांत हुआ, उनका जो ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ, तो ये सच में एक्सीडेंट है कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत लोगों का बहुत सारे कंप्लेन है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। तो पब्लिक डिमांड के हिसाब से उन्होंने जो असम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक SIT गठन किया है, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये इस टीम का काम है कि कैसे जुबिन दा का एक्सीडेंट हुआ, इसमें उनके साथ कौन कौन थे, ये सारे लोगों के साथ बात करना, और एक्सीडेंट सही में एक्सीडेंट हुआ कि कुछ और हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन करना। तो पहले तो 3 दिन का ये स्टेट का जो शोक है वो पालित हुआ। फिर ये SIT गठन किया गया और इसके ऊपर इसके चलते हुए टोटल लगभग 50 FIR फाइल्ड हुए। तो उनका एक्चुअली देखिए, जब ऐसे एक्सीडेंट होता है ना, तो लोगों का जो गुस्सा है वो आया जुबिन दा की मैनेजर के ऊपर, सिद्धार्थ शर्मा, और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था श्याम कानू महातो, और एक म्यूजिशियन जो उनके साथ रहते थे जुबिन दा की, एक म्यूजिशियन थे शेखर ज्योति गोस्वामी। इन सारे लोगों के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा और इनके ऊपर FIR हो गया। तो देखिए, जो मैनेजर और इनके साथ जो लोग रहते थे, इन लोगों को भी थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि जुबिन दा अपने शरीर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि इसीलिए वो अल्कोहल को छोड़ नहीं पाए। और डॉक्टर ने जब उनको बोल दिया था पहले कि आप पानी से दूर रहना है, आपको कन्वल्शन का जो दिक्कत है वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, कभी भी ये आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो आपको पानी में जाना नहीं है, ये सारी चीज़ डॉक्टर ने बोल के रखा था। और उनको हर एक टाइम के अंदर मेडिसिन लेना है, ये भी उनके रूटीन में था। तो उस दिन उन्होंने मेडिसिन भी नहीं लिया, ऊपर से पानी के अंदर भी गए, और जो लाइफ जैकेट है वो उन्होंने पहले पहना था, फिर उसके बाद निकाल के खोल दिए। तो ये सारे चीज़ जब वो कर रहे थे तो उनको रोकना चाहिए था। ये मैनेजर और बाकी उनके साथ जो थे, इन लोगों को उनको मना करना चाहिए था कि आप पानी में मत जाओ, आप लाइफ जैकेट मत उतारो। तो ये सारे चीज़ उनको देखना चाहिए था सीरियसली, क्योंकि हम लोग ना, जब अच्छे टाइम हम लोगों का चलता है तो हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, तो हम उतना सोचते नहीं है कि कभी भी टाइम का यही खासियत है, वो कभी भी बदल सकता है, वो 1 सेकंड, 1 पल सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तो ये चीज़ हम लोग सोचते नहीं है। तो इसीलिए एक शायद उनके साथ जो मैनेजर, ये उनके जो आसपास के लोग थे, उनसे ये गलती हो गया कि वो छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान नहीं दिया। उनका मेडिसिन स्किप हो गया, फिर पानी के अंदर चले गए, फिर वो भी बस स्विमिंग करने नहीं गए, वो भी स्कूबा डाइविंग करने चले गए, ऊपर से लाइफ जैकेट को छोड़ दिया। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए लोगों का गुस्सा टूट पड़ा और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का
मांग हुई और एसआईटी गठन कर दिया गया। तो सीआईडी को भी केस ट्रांसफ़र कर दिया गया और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। और सेकेंड ऑटोप्सी तो हमने देखा कि पब्लिक डिमांड के चलते हुए उन्होंने करवाया गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अंदर। एसआईटी ने रेड मारा, कहाँ पे? मैनेजर के रेसिडेंट में उनको रेड मारा और ये मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ये शेखर ज्योति गोस्वामी और श्याम कानू महांता के ऊपर ये लुकआउट नोटिस जारी हुआ। तो अब करंट स्टेटस क्या है? अब करंट स्टेटस ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडर वे है। असम चीफ मिनिस्टर एसआईटी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। अगर एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अनसेटिस्फैक्टरी पाया गया तो शायद सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। तो आज के टाइम में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शायद कुछ लोगों का लापरवाही हो सकता है, लेकिन जो भी है सच्चाई यही है कि जुबिंदा आज हमारे बीच में नहीं है। उनके जो सादगी भरा ज़िंदगी था, उनका जो ये स्माइल था, उनका जो ये आउटस्पोकन नेचर था, उनका जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर जो व्यू था, उनका जो लोगों के साथ मिलने का जो नेचर था, जो एक हंसमुख खुश दिल इंसान थे, जो लोगों से प्यार करते थे, जिनका ज़िंदगी का गोल पैसा कमाना नहीं था, जिनका ज़िंदगी का गोल था कि इंसान कमाओ, इंसान के दिल को कमाओ, जिसमें वो सबको हरा दिए। क्योंकि उनको आखिरी बार देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ा था, वो भीड़ ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया दुनिया के अंदर। लिम्का रिकॉर्ड बुक के अंदर टोटल किसी भी सेलिब्रिटी की देहांत होने के बाद जो भीड़ उमड़ पड़ा, उसी हिसाब से वो हमारे जुबिंदा 4 नंबर पे पहुंच गए। यानी जब माइकल जैक्सन की मौत हुई थी उसके बाद जितना भीड़ हुआ था वो हाईएस्ट था। उसके बाद जब पोप फ्रांसिस का मौत हुआ था, दूसरा भीड़ तब हुआ था, और तीसरा भीड़ हुआ था जब क्वीन एलिजाबेथ की मौत हुई थी। उसके बाद जुबिंदा मतलब एक आर्टिस्ट अगर देखे तो माइकल जैक्सन के बाद जुबिंदा की मौत के बाद उतना ही भीड़ हुआ, उतना ही लोग रास्ते पे आ गए उनको आखिरी बार देखने के लिए। तो इंसान उन्होंने कमाया। एक चीज़ तो कंफर्म है, जुबिंदा ने प्यार, इंसान का दिल, नॉर्थ ईस्ट, असम, बंगाल का रीजन, पूरा देश और दुनिया को जीत लिया। तो इस वीडियो में हम लोग जुबिंदा के बारे में जितना हो सके उनके बारे में, ऐसे तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में पूरा पढ़ने और पूरा बोलने के लिए पूरा साल शायद निकल जाएगा, लेकिन जितना हो सके इमोशन को समझना, उनके बारे में जानना, उनकी फ़िलोसॉफ़ी को पहचानना, उनकी ज़िंदगी को जानना, ये सारी चीज़ हमने जितना हो सके इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो के अंदर जुबिंदा को तो हम प्यार करते हैं, उनके लिए तो पूरा ज़िंदगी उसको हम याद रखेंगे, लेकिन ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे आसाम के लोगों के साथ, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्यार के साथ। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ जुबिंदा तो सुपरस्टार तो थे ही, वो एक सुपर सिंगर थे, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आप लोगों को हेल्प किया, मुसीबत में साथ दिए, लेकिन आप लोगों ने भी दिखा दिए कि आप एक आर्टिस्ट से कितना प्यार करते हो। आप दुनिया को दिखा दिए कि जो अपनों से कैसे प्यार किया जाता है, अपनों को कैसे आखिरी विदाई दिया जाता है, अपनों को कैसे अपने जिगर के अंदर, अपने दिल के पास रखा जाता है। ये सारे कुछ आप लोगों ने दिखाया। और आसाम स्पेशल थैंक्स किसको? आसाम की गवर्नमेंट को, आसाम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। उन्होंने पब्लिक की इमोशन को समझा, लोगों के साथ जुड़ा, लोगों की हर एक इंसान की, ऐसे नहीं है कि सिर्फ गुवाहाटी के लोगों के इमोशन को समझा, वो पूरे आसाम को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इमोशन को समझा। वो खुद एक जुबिंदा के फ़ैन थे, तो जितना हो सका एक स्टेट के तरफ से जितना ऑनर, जितना सम्मान, जितना रिस्पेक्ट जुबिंदा को दिया जा सकता था उन्होंने किया। उनके लिए खुद खड़े होके हर एक काम को, जुबिंदा की जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है, जो क्रियाक्रम है, उसको अपने हाथों से किया। ये सारे कुछ देखते हुए
ये वीडियो हम नॉर्थ ईस्ट के लोग, आसाम के लोग और आसाम के जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए दिल से हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको। और इस वीडियो को जय जुबिंदा बोल के ख़त्म करते हैं। तो आखिर में जय जुबिंदा। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।